तो आज हम चैप्टर 3 में आगे इस टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो नाउ ऑल द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अरेंजमेंट है इनसाइड द एटम्स के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करें तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। सबसे शुरू में तो 1800 की बात है, सन 1800 की बात है कि सन 1800 में जो हमारे पास जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डॉल्टन ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो सॉलिड बॉल की तरह है। इस तरह का एक सॉलिड बॉल है और उसके अंदर जो है वो एटम किसी और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट जो आपको कहलाता है, ये आपका बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं इसको हम। सॉलिड बॉल मॉडल भी कह सकते हैं, नॉर्मली उसको हम बिलियर्ड स्नूकर के बॉल को कहते हैं। बिलियर्ड बॉल मॉडल, स्नूकर के जैसे एक बॉल होता है ना, सॉलिड ठोस, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, जॉन डाल्टन के बाद आफ्टर जॉन डाल्टन सन 1900 के दौर में, 1900 में, और 1900 से पहले क्या हो चुका था कि इस बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो सन 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने क्या किया था कि उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो एटम के अंदर रैंडमली अरेंज्ड है और इसको उन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी उसको हम कहते हैं। जिस तरह से एक वाटरमेलन या तरबूज के बीज के अंदर तरबूज के बीज बहुत सारे अटैच्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, स्कैटर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। देन आगे क्या हुआ? सन 1911 में, 1911 में सर जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए और रदरफोर्ड ने अपने टीचर की इस बात को चेक करना चाहा। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे टीचर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर तरफ मौजूद है एटम के अंदर, स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, डिस्पर्स्ड है, रैंडमली अरेंज्ड है, इर्रेगुलर वे पर इधर उधर अरेंज्ड है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं, मैं इस एटम पर से अल्फ़ा पार्टिकल को पास करूं। तो उन्होंने बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में आपने पढ़ा था। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट ईयर के इस कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन मैं उसको थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ ताकि आगे की चीज़ें समझ में। कि उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल में से अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी उसको हम कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ने डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल बनाकर, और वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, 8000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया था, बाउंस बैक, वापस आ गया था। तो ये सब कुछ देखते हुए रदरफोर्ड ने बताया था कि असल में एटम जो है ना, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। एटम में हर तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और एटम का सारा वजन उसके बीच में होता है। उसको उन्होंने कहा था न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस होता है वो जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर जो है वो किसी जो है वो ऑर्बिट के अंदर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ के अंदर वो रोटेट कर रहे होते हैं। ये पूरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही इस तरह से, अगर मैं उसका मॉडल ड्रॉ करूँ रदरफोर्ड का, तो मतलब न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल बीच में, जिसको बीच में था उन्होंने न्यूक्लियस कहा कि सारे प्रोटॉन्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कहाँ होते हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ में, मतलब कि न्यूक्लियस से बाहर जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे आदमजी साइंस कॉलेज के लोगों की तरह। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये आपके पास ये जो मॉडल है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पहली बार पेश किया गया। मतलब इन्होंने अपने टीचर को ही गलत साबित किया। सर जे थॉमसन जो है वो उनके उस्ताद थे अगरचे, तो उन्होंने अपने टीचर को गलत साबित किया। उनके टीचर तो ये कहते थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे हुए हर तरफ है। उन्होंने बोला अगर हर तरफ थे तो अल्फा पार्टिकल, जब मैंने इस पर स्ट्राइक करवाया तो होना क्या चाहिए था, सबको बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, चूंकि सब हर तरफ पार्टिकल्स ही हैं। लेकिन ज़्यादातर बाउंस होने के बजाय मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए।
इसके मतलब एटम ज़्यादातर खाली है, सिर्फ बीच में छोटा सा उसके न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, और सारा वजन एटम का उस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, चूँकि प्रोटॉन एक भारी पार्टिकल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मॉडल कहलाता है बड़ा लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अच्छा, एक सेल का न्यूक्लियस अलग है भाई, वो रॉबर्ट हुक ने शायद डिस्कवर किया था, बायोलॉजी में पढ़ते हैं जो आप। तो सेल का न्यूक्लियस रॉबर्ट हुक ने वो सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, एटम का न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड की डिस्कवरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे बायो वाले स्टूडेंट मेडिकल वाले बोलना शुरू कर देंगे सर न्यूक्लियस तो रॉबर्ट हुक का नाम सुना है, वो सही सुना है आपने, लेकिन वो सिर्फ सेल के लिए है, बायोलॉजी वाले सब सेल के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, लेकिन अब इस न्यूक्लियर मॉडल के अंदर क्या था, इस एटम के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ वीकनेसेस थी। वीकनेसेस ये थी कि ये कहा करता था रदरफोर्ड, ये कहा करता था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है न्यूक्लियस से अराउंड, तो वो क्या करता है कि कंटिन्यूस एनर्जी की एमिशन करता है, लगातार एनर्जी खारिज करता है घूमते घूमते। तो लोग ये कहते थे अगर लगातार एनर्जी खारिज करता है तो एक वक्त ऐसा आ जाना चाहिए कि सारी एनर्जी खारिज कर देना चाहिए उसको और रुक जाना चाहिए, ये है ना, एक वक्त ऐसा आना चाहिए एनर्जी खारिज कर देनी चाहिए सारी। भाई कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, लगातार एनर्जी खारिज करेगी तो एक ना एक वक्त उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। मैं बाइक के अंदर फुल कंप्लीट टैंकी फुल करके मैं पेट्रोल डलवा दूँ और उसके बाद उसको मैं जो है वो इस्लाम चौक की चौरंगी जो है उसके अराउंड घुमाना शुरू कर दूँ और घुमाते ही चला जाऊँ तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मेरी बाइक है वो रुक जाएगी, साइड से बात है, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। क्या मैं क़यामत तक उसको घुमा सकता हूँ बाइक को? हो ही नहीं सकता, कितना भी फ्यूल डाल दो आप उसके अंदर। उसका मतलब एक ना एक वक्त ऐसा आता है ना कि एनर्जी बॉडी की ख़त्म हो जाती है, या मैं बाइक ना लेकर जाए, मैं खुद ही भागना शुरू कर दूँ, डट के खा लूँ, मतलब बिल्कुल डट के नाश्ता कर लूँ, फुल एकदम हलक तक भर लूँ नाश्ता, उसके बाद मैं दौड़ना शुरू कर दूँ। तो चलो दौड़ गए किसी तरह से, चलना शुरू कर दूँ, एनर्जी ले लिया, बहुत एनर्जी ले ली, हलक तक एनर्जी ले ली। अब उसमें भी चलते रहूँगा, दौड़ते रहूँगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 साल तक मैं एक बार नाश्ता करने के बाद दौड़ता रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर चीज़ की एनर्जी की खास लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो रदरफोर्ड कहते थे इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए उसको रुक जाना चाहिए, रुकता कभी नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। दूसरी चीज़, अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी की एमिशन करता है तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब ये बात है ना, सेकंड पॉइंट क्लास 9th में भी था जो समझ में नहीं आता था, वो एक लाइन 2 डिफेक्ट थे ना, वीकनेसेस रदरफोर्ड मॉडल के। सेकंड डिफेक्ट आपने 9 में याद किया होगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी देन वी शुड गेट अ लाइन स्पेक्ट्रम, बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। समझ में तो नहीं आता था कुछ भी, पता नहीं क्या ये। तो आज मैं उसको समझाता हूँ, चूँकि फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये पेपर में आती है ये बात डिटेल के अंदर, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ पर स्टार्ट कर, ज़्यादा बात समझ में आ रही है, क्या बता रहा हूँ हिस्ट्री इसकी, क्या होता है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट भी इस तरह से रदरफोर्ड का रिजेक्टेड ही है। ठीक है, चूँकि वो मैंने रिजेक्टेड होने की वजह बता दी, चूँकि उसने वो ये गलती से ये बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी का एमिशन करता है। अच्छा, इसने बोला इसलिए था क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ऐसे ही होता था, जब बॉडी मूव करेगी तो एनर्जी खारिज करेगी, विदाउट एनर्जी खारिज की बॉडी मूव नहीं कर सकती। वो तो आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स आई, मॉडर्न मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि बिना एनर्जी खारिज के भी बॉडी मूव कर सकती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है टॉपिक स्पेक्ट्रा, कि स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली अ बैंड ऑफ लाइट, रोशनी की एक पट्टी जो है ना वो कहलाती है स्पेक्ट्रा। अ बैंड ऑफ लाइट हैविंग अ स्पेसिफिक कलर, रोशनी की एक पट्टी, रंगीन पट्टी एक स्पेक्ट्रा कहलाती है। और दैट स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली अ सिंगुलर वर्ड, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल अगर आप बनाना चाहो तो वो बन जाएगा स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम इसी का प्लूरल है, मतलब स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम मिलते जुलते अल्फाज हैं। ये सिंगुलर है, एक बैंड ऑफ लाइट है तो स्पेक्ट्रा है, और अगर बैंड्स ऑफ लाइट है, बहुत सारी रोशनी की पट्टियाँ डिफरेंट कलर्स की, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे रेनबो इज़ अ स्पेक्ट्रम, देखा होगा आपने 7 रंगों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो रेनबो इज़ अ स्पेक्ट्रम, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, बैंड्स ऑफ लाइट अटैच होती है उसके साथ। अब अगर आपसे नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बताऊँ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम या टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्पेक्ट्रा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कलर्स डिफरेंट होते हैं, टाइप्स तो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पर इसको कहते हैं, दैट इज़ जो आज मैं बताने वाला हूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? कंटिन्यूस मतलब लगातार। ठीक है, लगातार स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा।
और ये जनरेट कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है या तो आप सनलाइट ले लो, सूरज की रोशनी ले लो, या लाइट फ्रॉम हीटेड मेटल फिलामेंट। हीटेड मेटल फिलामेंट जैसे कि 100 वाट का बल्ब होता है ना, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जो पीली बत्ती जिसको हम कहते हैं, वो जलते हैं, तो इनकैंडेसेंट बल्ब भी उसको कहते हैं। तो 100 वाट का जो बल्ब है वो आप ले लो, या तो फिर आप सूरज की रोशनी ले लो, सनलाइट, तो वो इसका सोर्स है। या अब वो एनर्जी क्रिएट करो जो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करती हो, कोई ऐसा सोर्स आपको मिलना चाहिए। तो सनलाइट, सूरज अपनी रोशनी कंटिन्यूसली देता है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे जनरेशन होती है इसके स्पेक्ट्रम की। लेट्स से कि हियर इज अ सन, कि यहाँ पर जो है वो सूरज मौजूद है, दिस इज अ सन। अब सूरज से रोशनी निकली जिसको हम सनलाइट कहेंगे, और इस सनलाइट को फिर आपको क्या करना है, इस सनलाइट को आपको पास करना है अ टाइप ऑफ प्रिज्म से, है ना भाई। दिस इज़ अ प्रिज्म जिसके 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर साइड्स होते हैं। मैट्रिक क्लास फिजिक्स में आपने यूज़ किया होगा उसको प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो प्रिज्म से जब ये रोशनी गुजरेगी तो क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंतिशार नूर, मतलब लाइट जो है ना, सनलाइट, और आपको पता है वाइट कलर की होती है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों में तक होते हैं ना, तो 7 रंगों में ये टूट जाती है लाइट अलग अलग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग रंगों में टूट के अलग हो जाती है, ठीक है। इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, न्यूमोनिक में इसको वाइब ग्योर कहते हैं। वाइब ग्योर कलर, VIP, वाइब ग्योर, तो वाइब ग्योर कलर बन जाता है। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स हमें यहाँ पर पट्टियाँ अरेंज मिल जाती हैं, और सारी पट्टियाँ एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही होती है, मिली हुई होती है, मिक्स होती हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों? बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन द कंसेक्यूटिव बैंड्स ऑफ लाइट। और इससे साबित क्या होता है कि सनलाइट इज एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, कि सूरज की रोशनी कंटिन्यूअसली, सूरज अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली दे रहा है, रुक के नहीं दे रहा, ब्रेक लगा के नहीं दे रहा, बल्कि कंटिन्यूअसली एनर्जी की एमिशन हो रही है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। अब इसके अंदर रेड से लेकर वॉलेट से लेकर रेड तक अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं, ठीक है। अगर आप सनलाइट को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप दूसरा लाइट, मैंने बताया ना, बल्ब, 100 वाट बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 वाट बल्ब पुराने ज़माने में होता था, अब नहीं होता जाकर। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा इस तरह की जो है वो एक बल्ब होता था, देखा है इस तरह से यूँ करके वो जलता था, वो पीले रंग की बत्ती, पीले रंग की रोशनी होती थी। 100 वाट होता था, लेकिन ये अब तो कोई लगाएगा नहीं, ये तो 1 लाख रुपए का बिल आ जाएगा उसका फिर सिर्फ एक बल्ब जलाने पे। अब तो 15 लोग सोचते हैं 5 वाट 6 वाट का भी लगाते हैं, वो सोचते हैं कि 5 वाट 6 वाट का भी नहीं लगाया, उससे भी बिल आएगा। ये तो 100 वाट है, मतलब पूरे घर की बत्ती अगर मिला कर ये एक उसके बराबर होता है, इतनी एनर्जी लेता था। लेकिन पहले चूँकि बिजली कम खर्च होती थी, मतलब वो रेट्स कम थे ना उसके के इलेक्ट्रिक के, तो मसला नहीं इतना जला दो। अब तो भाई मतलब हर चीज़ सोच के जला रहा होता है। बिजली की बिलिंग इतनी खतरनाक तरह से होती है आज के दौर में। तो 100 वाट है या फिर सन, ठीक है, इस दोनों में से किसी एक को आप सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करो, प्रिज्म से गुजारो, और क्या होगा, 7 रंगों में टूट जाएगा, और 7 रंगों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, इसलिए हम उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। अच्छा, अब इसमें से जो रेड लाइट होगी ना बच्चों, ये लीस्ट डेविएटेड लाइट होगी। लीस्ट डेविएटेड से मुराद सबसे कम डेविएट होगी। जिस तरह से सोर्स आ रहा होगा बिल्कुल वैसे सीधी निकल जाएगी, डेविएशन बहुत कम होती है। जब हम डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको ऐसे दिखता होगा। और वॉलेट लाइट बहुत हम उसको जो टेढ़ा करके बनाते हैं नीचे वाले, तो वॉलेट लाइट जो आपकी कैसी है, मोस्ट डेविएटेड लाइट है, सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही होगी ये, मोस्ट डेविएटेड लाइट। अच्छा, बारिश के बाद भी रेनबोज वगैरह बनते हैं, उसमें इसलिए होता है ना, चूँकि जब बारिश हो जाती है ना, तो आसमान में जो है ना पानी के कतरे, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे मतलब बादलों में मौजूद होते हैं। जब सूरज निकलता है और बादलों में मौजूद पानी पर जब वो पड़ती है ना सूरज की रोशनी, तो हर पानी के कतरा जो है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। वो जब एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी को 7 रंगों में बिखेर देता है, तो बड़ा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल रेनबो जो है वो आपका आसमान में इस तरह से बनाई दिखता है, ठीक है। सो रेनबो जो है वो भी इसी फिनोमिना के जरिए ही होता है। तो लीस्ट डेविएटेड लाइट रेड लाइट होती है, और ये याद रखें कि रेड लाइट जो है वो सबसे उसकी समझ लो कि लोएस्ट, इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है ना ये इसी की होती है, और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो वॉलेट लाइट की होती है, तो इसकी लोएस्ट वेवलेंथ होती है लैम्डा, जो इसको हम कह सकते हैं। वैल्यू भी MCQs में पूछते हैं आपसे, वैल्यू याद रखिए कि इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी हाईएस्ट होती है तो 7000 एंगस्ट्रॉम उसकी होती है, और इसकी जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम के बारे में आगे जाकर मैं बताऊंगा, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, दिस इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो एंगस्ट्रॉम इसको पढ़ते हैं, तो आगे जब मैं आपको रेडियस ऑफ एटम बताऊंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है एंगस्ट्रॉम।
तो ये जो है वो इसकी 7000 एंगस्ट्रॉम है और उसकी 4000 एंगस्ट्रॉम है। ये लीस्ट एविटेड है, ये मोस्ट एविटेड है। और आपको पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है तो उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसकी लोएस्ट वेवलेंथ है तो फिर इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो कैसे जनरेट होता है और उससे क्या साबित होता है। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ दूसरे टाइप के स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा भी इसको कहते हैं और इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं, जो कि एटम से निकलता है ये। और इसी को जो है वो कुछ स्टूडेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब उसका उलट हो गया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब जो कंटिन्यूअस ना हो। अब ये कहाँ से एटम के अंदर से निकलेगा। लेट्स से मिसाल के तौर पे कि अगर आप जो है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब को इस तरह से आपने उसके साथ टेढ़ा करके मतलब मैंने लगा दिया, और ये मैंने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी उसके साथ, और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब भी उसके साथ लगा दिया। अब इसमें से क्या होगा कि जब कोई कैथोड रेज निकलेंगे और जाकर स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे मेटल पीस पे, तो यहाँ से जो है वो एक्सरे को एजेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर रोशनी निकलेगी, स्पार्क की सूरत में निकलेगी डिसकंटिन्यूअस मैनर में। और जब हम इसका प्रिज्म से यहाँ से इसका स्पेक्ट्रा लेंगे, अब चूँकि इसके अंदर एटम मौजूद है ना, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। एटम से एनर्जी निकल रही है एक्साइटेशन की वजह से। तो जब इसके अंदर से रोशनी निकलेगी तो फिर 7 रंग मिलेंगे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 रंग वैसे ही मिलेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, हर एक कलर, जैसे यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। लेकिन क्या होगा, हर 2 कलर के बीच में, मतलब रेड कलर होगा फिर एक गैप होगा, फिर ऑरेंज कलर होगा फिर एक गैप होगा, फिर एक हर एक 2 कलर के बीच में क्या होगा, गैप होगा। मतलब लाइंस बनी होंगी, एक लाइन होगी रेड कलर की, फिर गैप, फिर उसके बाद फिर ऑरेंज लाइन, फिर गैप, फिर येलो लाइन, फिर गैप, गैप्स के साथ होंगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होंगी। एटम से निकल रहा है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहेंगे, लाइंस पढ़ रही है तो लाइन स्पेक्ट्रा कहेंगे। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या शो कर रहा होगा इसका, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये शो कर रहा है कि एटम से जो एनर्जी निकल रही है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में निकल रही है, रुक रुक के, ब्रेक लगा लगा के, वक्फे वक्फे से निकल रही है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी खारिज नहीं करता, वक्फे वक्फे से करता है, कभी कभी करता है, सूरज की तरह लगातार नहीं करता। और यही था रदरफोर्ड का डिफेक्ट, कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम से एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली खारिज कर रहा होता है। तो लोगों ने फिर यही बोला था, अच्छा ठीक है भाई, खारिज करता है ना, तो हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटम भर देते हैं हाइड्रोजन का, फिर हम उसमें से जो रोशनी निकल रही है उसको प्रिज्म से पास करेंगे। अगर तुम्हारी बात ठीक है तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बजाय हमें लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो ये तो गलती हो गई ना रदरफोर्ड की। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करो तुम, और ये एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए पैदा हुआ एक अलग साइंटिस्ट नील्स बोहर, उसने इसको एक्सप्लेन किया, तो जो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? रदरफोर्ड ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की। ठीक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो मैंने बताया था रदरफोर्ड की गलतियों को जो है वो सही किया था एक अलग साइंटिस्ट है जिसका नाम था नील्स बोहर। ठीक है, 1930 में 1913 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था नील्स बोहर, और नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की मिस्टेक्स को दूर किया था, जो भी इसके ब्लंडर्स थे या डिफेक्ट्स थे इसके एटॉमिक मॉडल में। लेकिन नील्स बोहर ने इसको जो डिफेक्ट्स को दूर किया था, तो नील्स बोहर ने खुद इस्तेमाल किया था एक अलग कॉन्सेप्ट को, पहले इसको समझना ज़रूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम नज़रिया। तो ये क्या चीज़ कहता है इसके बारे में समझते हैं, कौन सा नज़रिया, क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ होती है ये। प्लांक, सबसे पहले तो प्लांक किसे कहते हैं? प्लांक इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट, एक जर्मन फिजिसिस्ट है और नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं जिनका नाम है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने ये नज़रिया पेश किया था, उनके नाम पर ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहलाता है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ उनको नवाजा गया था, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे ये। एक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का जो वर्ड है ना, क्वांटम एक प्लूरल, क्वांटम का सिंगुलर होता है क्वांटा, और क्वांटा के मतलब होते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैकेट्स। तो मैक्स प्लांक ये कहा करता था वेव्स के बारे में, वो कहता था कि एटम के अंदर से जो एनर्जी रेडिएट होती है, किसी भी चीज़ से जो एनर्जी रेडिएट होती है, तो वो क्वांटा की सूरत में होती है। मैक्स प्लांक ये वो साइंटिस्ट था जिसने एक तरह से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में काम किया था। उसने पार्टिकल नेचर बताया था लाइट की, कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी है इसके बारे में। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सूरज से रोशनी निकलती है या टॉर्च से कोई रोशनी निकल रही है, लेट्स से कि दिस इज अ टॉर्च, ठीक है,
कि अगर हमारे पास एक टॉर्च है और टॉर्च से कोई रोशनी जो है वो निकल रही है, तो नॉर्मल सी बात है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो ये बात कही जाती थी कि टॉर्च से वेव निकल रही है और वेव जाकर किसी दीवार पे जाकर टकरा रही है। ऐसे ही होता है लाइट वेव्स जिसको हम कहते हैं। और हम कहते हैं इस वेव्स को हम ये नहीं कह सकते कि कितने हैं ये, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप उसको कैलकुलेट कर पाएँ कितनी वेव जा रही है, ये कितनी वेव्स जाकर टकरा रही है, मतलब उसको कोई पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव है जस्ट ये। मैक्स प्लांक वो साइंटिस्ट था, उसने बोला नहीं कि भाई कि नहीं, वेव जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी है। इसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर काम किया था और उसने कहा था कि हर वेव का जो है वो एक पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। और उसने यही बात कही थी कि एनर्जी जो भी एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है, कोई भी एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज से क्या मुराद होता है कि एनर्जी जो रेडिएट होती है ना, वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटा की सूरत में जनरेट होती है। और क्वांटा की उससे कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की थैलियाँ। कि जब ये टॉर्च से, इस टॉर्च से जब रोशनी जाकर दीवार पे, वॉल पे जाकर टकरा रही है ना, तो ये वेव्स जा रहे हैं ना, ये असल में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। उन पैकेट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी एक क्वांटा को, अगर यही लाइट का अगर क्वांटा है तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोन। तो हम सुना होगा आपने, तो फोटोन इज द क्वांटा ऑफ लाइट। कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अगर चेस फोटोन को इसको नाम दिया था कि रोशनी भी जो किसी भी रोशनी आती है वो पैकेट्स की सूरत में आती है, वो पार्टिकल्स की सूरत में आती है। उसको दिया गया था किस चीज़ का नाम, कि भाई क्वांटा का नाम दिया गया था। और लाइट के लिए तो फिर फोटोन का नाम दिया गया था। तो इसने एनर्जी का क्वांटाइज्ड नेचर शो किया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब पार्टिकल की सूरत में या डब्बे की सूरत में। जैसे ये ना, ये छोटे छोटे बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स की सूरत में वेव जा रही है, छोटे छोटे बॉक्स की सूरत में वेव जा रही है, पैकेट्स की सूरत में। और आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसका हिसाब लगा कर बता सकते हैं ये पैकेट्स कितने हैं। शुरू में कहा जाता था, शुरू में कि नहीं, वेव को आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। मैक्स प्लांक ने कहा था नहीं, हम इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से, अच्छा अब हमें फील क्यों नहीं होता, चूँकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि फ्रिक्वेंसी इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। मिसाल के तौर पे अगर आप, जैसे ये सामने जो है वो दीवार मौजूद है और मेरे पास अगर कोई पिस्टल, लेट से कि टीटी अगर मौजूद है मेरे पास पिस्टल, ठीक है, और अगर मैं सामने दीवार पर गोली मारना चाहूँ तो ठीक है, तो अगर मैं पिस्टल के जो ट्रिगर दबाता रहूँगा तो हर थोड़ी देर के बाद, एक सेकंड के बाद या दो सेकंड के बाद एक गोली चलती रहेगी, दीवार पर टकराती रहेगी और आपको दिखता भी रहेगा कि हाँ भाई एक गोली चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, फिर चौथी चली। क्योंकि स्पीड कम है ना, बहुत फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, पर सेकंड में एक गोली या मतलब शायद मैं जो है वो मार पा रहा हूँ। अगर यही जो है वो मेरे पास अगर कोई मशीन गन आ जाए, AK-47, अब मशीन गन में अगर मैं बरस्ट फायर कर दूँ, अब ब्रस्ट फायर करने से क्या होगा, फिर तेज़ी के साथ गोली, एक सेकंड में 10 या 12 गोलियाँ जाकर टकराएंगी दीवार के साथ। उसमें भी आपको जो फील हो रहा होगा कि यहाँ पे डक 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 जाकर टकरा रही है। अगर स्लो मोशन कैमरा में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक एक करके गोली निकल रही है और जा रही है। लेकिन लाइट जो है ना, लाइट की फ्रिक्वेंसी उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। एक सेकंड के अंदर करोड़ों पैकेट्स ऑफ एनर्जी जाकर दीवार पर टकरा जाते हैं। इसकी वजह से नॉर्मली फील होता है ना कि ये लगातार कंटिन्यूस एनर्जी निकल रही है इसके अंदर से, बट एनर्जी भी पैकेट्स की सूरत में नहीं निकलेगी। तो तेज़ी के साथ पैकेट जाकर टकरा रहे हैं ना, कि वो आपको फील हो रहा है कि वो वेव की तरह है बस। तो ये बात सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताई थी। हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो गए। तो इसने यही बताया था, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, उसको कैलकुलेटेड मैनर में देखा जा सकता है। अब उसने ये भी बताई थी कि जितनी भी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ भाई, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। न्यू इज़ द सिंबल ऑफ फॉर फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, दैट सी बात है। एक सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा पार्टिकल्स पैकेट जाकर टकराएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और इसने इसी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर उसे लगा दिया था इक्वल टू, और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था। और कांस्टेंट क्या लगाया था इसने, एच न्यू। और ये बहुत फेमस इक्वेशन कहलाती है। इसको हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में या फिजिक्स की दुनिया में प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं। मैक्स प्लांक की दी हुई इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू। E फॉर एनर्जी, एच अच्छा न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और एच जो होता है ना बच्चों, एच क्या कहलाता है, एच इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। इसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो मैक्स प्लांक ने बताया था। उसकी एक वैल्यू है, आपको याद करनी पड़ेगी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड इसलिए होगी इसमें, अगर हम यहाँ से निकालें ना इसको, तो अगर यहाँ से अगर इसकी वो निकालना चाहें, लाइक यूनिट निकालना चाहें, तो E इक्वल टू एच न्यू है ना, तो एच की यूनिट निकालनी है तो एच इक्वल टू E अपॉन न्यू। तो E होता है जूल अपॉन, और न्यू होता है सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। जब ऊपर गया तो क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, सेकंड हो गया, जूल सेकंड, इसकी यूनिट निकल गई। तो 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 ये वैल्यू होती है इसकी।
तो इस मदद से क्या किया जा सकता है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी लिख दें की वैल्यू रख दें उसके अंदर, तो हमें एनर्जी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी किसे क्या कहती है। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी चीज़ के अंदर से, चाहे एटम से निकले, चाहे सूरज की रोशनी हो, कोई भी रोशनी है, कोई भी एनर्जी है, उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है और वो पैकेट्स की सूरत में खारिज होती है, उन पैकेट्स को गिना जा सकता है। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, हर वो चीज़ जिसको गिन सके वो क्वांटाइज्ड है। तो इसने एक तरह से पार्टिकल नेचर साबित किया था डिफरेंट वेव्स का या लाइट का और बाकी चीज़ों का। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उसको अब लिख